अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। सीएम धामी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने लाभार्थी महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वितरण किया। सीएम ने चयनित लाभार्थी माताओं और नवजात शिशुओं को महालक्ष्मी किट वितरित किए। पूरे राज्य में समस्त जनपदों के कुल 16,929 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का यह परिणाम है कि इस अभियान से व्यापक जन जागरूकता आई है। इसमें लिंगानुपात में सुधार देखने को मिला है। सीएम ने कहा कि हम अपने आसपास अगर देखें तो पाएंगे कि बेटों के बजाय बेटियां माता पिता का ज्यादा ख्याल रखती है। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर बेटियों ने सफलता ना पाई है। सीएम ने कहा कि नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना बेटियों को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण योजना है। जल्द ही हम मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए दोहरी मानसिकता को खत्म करना है। और इस दौरान अल्मोड़ा जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने 10 महिलाओं और बच्चियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की। जिला अधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में इस योजना से 1002 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विकास खंडों में किट पहुंचा दी गई और बाल विकास के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर किट वितरित करने के निर्देश दिए गए। उधर खटीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री धामी की पत्नी द्वारा क्षेत्र में निर्माण कार्यों का शुभारंभ कर रुके विकास कार्यों को रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। खटीमा ग्राम तिगरी में सीएम की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने लोक निर्माण विभाग द्वारा 50 लाख की सड़क का शुभारंभ किया। तो वहीं गीता पुष्कर धामी ने बताया कि क्षेत्र में सभी आंतरिक सड़कों को बनाया जाएगा। तो वहीं क्षेत्र के लोगों ने सड़क बनने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की। प्रकार से यहाँ पे सभी विकास कार्य हो रहे हैं और आज हमने तिगड़ी भुड़ाई में 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सही गुणवत्ता के साथ में सड़क का निर्माण करें और इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो भी कार्य रुके हुए हैं वो गति से होंगे। जी, विधानसभा 70 की अगर बात करें तो आंतरिक सड़कें कई ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं, लोगों की शिकायतें हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, सबके सब जो है हमारा प्रयास यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी सारी सड़कों का निर्माण होगा और विकास कार्य को प्रतीक्षित तिगरी बुढ़ाई जो मार्ग का आज शिलान्यास हुआ है माननीय विधायक मुख्यमंत्री श्रीमती गीता धामी द्वारा, मुख्यमंत्री जी की पत्नी गीता धामी द्वारा। तो सभी ग्रामवासियों में हर्षोल्लास के साथ सभी लोग खुश हैं। और बाकी इसके अलावा भी क्षेत्रों में विभिन्न जो कार्य किए जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय के कार्यों से देवस्थानम बोर्ड को बर्खास्त करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक की गई, जिसमें पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज के साथ ही बोर्ड के सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की समाप्ति के बाद महाराज ने बताया कि बैठक में हकूकधारियों की मांग पर विचार करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। तो साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी समन्वय के साथ काम किया जाएगा। इसके साथ ही कहा गया कि बोर्ड के सदस्य अपने अपने विचार दें, उसके आधार पर हाईकोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। चारधाम देवस्थानम बोर्ड की आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि हम सेवा और सहयोग से काम करेंगे और जिनकी भी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को निर्मूल करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में ये कहा गया कि भाई जो भी इसके सदस्य हैं वो अपने अपने विचार दे दें, उन सब विचारों को संकलित करके हाई कोर्ट को प्रेषित किया जाएगा और बोर्ड की भावना से उन्हें अवगत किया जाएगा। तो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को ये विश्वास दिलाया है कि जो भी जिनकी
पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार ने हरेला पर्व के तहत उत्तराखंड के तमाम सरकारी विभागों को वृक्षारोपण का टारगेट दिया है, तो वहीं राजधानी देहरादून में अब तक 5 लाख से ऊपर वृक्षारोपण हो चुका है। उत्तराखंड वन विभाग हरेला पर्व के तहत क्या कुछ योजनाएं चला रहा है और विभाग का इस दिशा में क्या कुछ भावी रोड मैप है, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एएनबी न्यूज ने उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी से खास बातचीत की। पूरे उत्तराखंड में हरेला का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वन विभाग हो, पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग हो, उत्तराखंड के सारे विभागों द्वारा एक टारगेट निर्धारित किया गया है कि लाखों की संख्या में हमें सूत्रों से प्राप्त हुआ है कि 20 लाख की संख्या में वृक्षारोपण का ये टारगेट निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक, हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स राजीव भरतरी जी इस समय हमारे साथ एएनबी न्यूज पर मौजूद हैं। हम राजीव भरतरी से जानने का प्रयास करेंगे कि वन विभाग के तहत नदियों के संरक्षण के लिए, पुनर्जीवन के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हरेला पर्व के तहत क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर, योजनाओं की जानकारी दीजिए कि हरेला के तहत क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं। देखिए, हरेला तो एक कार्यक्रम है जिसमें कि 8,75,000 पौधे जो हैं निःशुल्क, जो भी मांग कर रहा है विभाग से, उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इसमें पुलिस, CISF, ITBP, सबसे अधिक ITBP ने, इन्होंने और अन्य एजेंसी जो हैं उन्होंने लगभग 3.5 लाख पौधे प्राप्त किए हैं। और पुलिस ने तो अपनी थाने, चौकिया वगैरह में 1 लाख पौधे का लक्ष्य पूर्ण करके आज उसका विधिवत समापन भी किया है। परंतु इसके अतिरिक्त जो भी स्वयंसेवी संस्था या लोग जो हैं वन विभाग से संपर्क कर रहे हैं, उनको पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभागीय वृक्षारोपण की अगर बात करें तो उसमें इस साल जो है लगभग 16,000 हेक्टेयर भूमि पे 1.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं और 30% हमारा वृक्षारोपण पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये सिर्फ मात्र विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। जागरूकता के लिहाज से अगर हम देखें तो आप सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो अलग अलग जगह हरेला के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं। जागरूकता के तहत वन विभाग ऐसा क्या कुछ कर रहा है ताकि आम जनमानस, जो कि अभी तीसरी लहर संभावित बताई जा रही है कोविड की, दूसरी लहर में हम ऑक्सीजन से किस तरह से त्रस्त रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, ये समस्याएं जो आने वाले समय में ना आए, आने वाली पीढ़ी के समक्ष ना आए, इसके तहत क्या कुछ जागरूकता का कार्यक्रम भी चल रहा है? देखिए, ये जो ग्राम स्तर पे और स्थानीय रूप से जो वृक्षारोपण कराया जा रहा है गैर वन भूमि पर, स्कूलों में, सड़कों के किनारे, पार्कों के निकट, नदियों के तट पर, तो ये अपने आप में ये जागरूकता और प्रेरणा करने की है। जब लोग आएंगे, पौध लगाएंगे, तो उनका उससे जुड़ाव होगा और वो उसकी रक्षा करेंगे और इससे वो संरक्षण के कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो ये जो जितने भी आयोजन होते हैं उसमें अलग अलग वक्ता संबोधित करते हैं, राजकीय कार्यक्रमों के बारे में और संस्कृति के महत्व के बारे में नई पीढ़ी को बताया जाता है। और उसके साथ साथ जो है विभाग का तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध स्कूल परिसर में, जिससे कि बच्चों को लाभ भी मिले और प्रेरणा भी मिले। और आने वाले दिनों में हम चेष्टा करेंगे कि कुछ रोपण ऐसे किए जाते हैं जिसे बटरफ्लाई गार्डन कहते हैं, जो कि फिर तितलियों वगैरह को आकर्षित करते हैं। तो रोपण करते समय प्रजातियों का इस तरीके से चयन करें कि वो वन्य जीवों को आकर्षित करें। तो अगर सही वृक्ष लगाएंगे तो पक्षी, तितली और मधुमक्खी और ये बम्बल बी, ये लोग अपने आप ही आएंगे और ये हमारे प्रकृति, हमारे जीवन में भी सौंदर्य बढ़ाते हैं और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमने बात की उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी जी से और स्पष्ट तौर पर बताया कि हरेला पर्व को लेकर विभाग द्वारा क्या कुछ कार्य योजना है और लाखों की संख्या में जिस तरह से पौधारोपण हो रहा है। राजीव भरतरी ने उत्तराखंड की जनता से भी अपील की है कि जनता भी हरेला के पर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और हर व्यक्ति कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाए। अपने कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ में रोहित विक्रम सिंह, एएनबी न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड के बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 महीने में सभी विकास कार्यों का कार्य शुरू होने की बात कही। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर के ग्राम बनाखेड़ा सानी पहुंचे।
कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया, जिसके उपरांत कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 5 ग्राम सभाओं में बनने वाले 5 राजकीय नलकूपों का शिलान्यास किया। ने 5 नलकूपों का निर्माण का शिलान्यास किया है और जिनकी लागत है 3 करोड़ 75 लाख रुपया। ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में निर्मित किए जा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ सभी को, सर्व समाज को इसका लाभ मिलेगा। सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कई वर्षों से यहाँ पर सिंचाई ट्यूबवेल की मांग थी, लेकिन आज ये योजनाएं स्वीकृत हुई हैं 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से। और मेरा मानना है कि 3 माह के अंतर्गत इन नलकूपों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और धान की फसल कटने के बाद जो नालियां बननी है गांव, जो खेतों। भारत सरकार की जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल योजना का लाभ अब अल्मोड़ा जनपद वासियों को जल्द ही मिलेगा। प्रदेश के सिंचाई और जल मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने बताया कि अल्मोड़ा जनपद में पानी को लेकर बड़ी समस्या है, जिसको लेकर अब भारत सरकार के हर घर जल और हर घर नल योजना के तहत जनपद के हर गांव को इससे जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए नई डीपीआर बना दी गई और जल्द ही योजना धरातल पर कार्य करने लगेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त धन है, जिसको 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। जल जीवन मिशन हमारे लिए विशेषकर एक प्रकार से सोचा जाता है कि उत्तराखंड के लिए, अल्मोड़ा जनपद के लिए तो बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि पेयजल की समस्या है तो अल्मोड़ा जनपद में। यहाँ पर ज़्यादा भी जो योजना होंगी पंपिंग के माध्यम से पानी देना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का और हम सब का लक्ष्य है कि 2023 तक घर घर पानी देना है, हर कनेक्शन देना है, पानी देना है, ये योजना है। इसके लिए हम डीपीआर बना रहे हैं। डीपीआर बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, रेट बढ़ गए थे बीच में पाइपों के, उस हिसाब से समय पर हम कोरोना के काल में काम नहीं कर पाए। तो हमारा तो लक्ष्य था 2022 तक घर घर पानी देने का। जहाँ तक पंपिंग योजना है, पंपिंग योजना में थोड़ा समय लगता है बनाने में, तो इसको हम 2023 तक घर घर पानी देंगे। पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है इस समय। जल जीवन मिशन के अंदर भारत सरकार का ये जितना भी पैसा आपको ज़रूरत है उसका भारत सरकार ने बहुत बड़ी हमको राहत दी उत्तराखंड के लिए। जो गाइडलाइन है जल जीवन मिशन में, एक परिवार में 25,000 रुपया खर्चा था उसमें, मानो उसी हिसाब से एस्टिमेट है, उस हिसाब से हमारी कोई योजना पास नहीं हो रही थी। तो अब इस पर एक परिवार पर यदि हम कनेक्शन देते हैं तो 1.5 लाख रुपया भी खर्चा आ रहा है, तो योजना पास हो रही है। तो इसलिए अब हमें इसमें। वहीं सितारगंज के युवा लोकप्रिय विधायक सौरभ बहुगुणा ने शक्ति फार्म स्थित जिला कैंप के राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर में अटल उत्कृष्ट विद्यालय का विधि विधान के साथ उद्घाटन किया। विधायक सौरभ बहुगुणा ने उत्तराखंड के लोक पर्व हरेले के क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए हरियाली के प्रतीक हरेले में विद्यालय परिसर में फलदार और छायादार वृक्ष लगाए। आपको बता दें, विधायक सौरभ बहुगुणा के अथक प्रयासों के बाद सितारगंज के शक्ति फार्म स्थित जिला कैंप राजकीय इंटर कॉलेज का अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयन हुआ। विद्यालय के साथ ही आपको यहां बता दें कि बहुगुणा ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अब गरीब निर्धन के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से कम खर्च में उच्च और आधुनिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। कॉलेज को अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में कन्वर्ट किया गया है और पूरे क्षेत्र को बधाई देता हूँ। तो पूरे सितारगंज ब्लॉक में सिर्फ 2 कॉलेज आए थे, जिसमें एक भेष्टी बना है, एक हमारा रुद्रपुर इंटर कॉलेज बना है। आज हमारा जो रुद्रपुर इंटर कॉलेज है वो CBSE बोर्ड द्वारा संचालित किया जाएगा। यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा और उनकी फ़ीस जो है वो वही पुरानी सरकारी फ़ीस है, कोई फ़ीस में बढ़ोतरी नहीं करी जाएगी। और मैं केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने हमारे निवेदन पे सितारगंज ब्लॉक को 2 ऐसे अटल उत्कृष्ट विद्यालय दिए गए हैं और सारे बच्चों को और सारे पेरेंट्स को और सारे क्षेत्र को बधाई देता हूं कि इंग्लिश एक ऐसी। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
पहाड़ों में सावन मास का महीना मनाया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में सावन माह शुरू हो चुका है। इस सावन माह में विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन कोरोना के कारण यात्रा स्थगित होने से बाबा की नगरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि सावन माह में भक्त बाबा केदार का जलाभिषेक नहीं कर पा रहे। वर्ष 2020 में भले ही इस समय यात्रा स्थानीय लोगों के लिए खोल दी गई थी, लेकिन इस बार अभी तक स्थानीय लोगों के लिए यात्रा नहीं खुल पाई। बाबा केदार के भक्त यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सावन माह में बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन इस बार यात्रा बंद होने से भक्त नहीं पहुंच पा रहे। जय बाबा केदार। सभी देश प्रदेशवासियों को संक्रांति श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को विदित है कि श्रावण के महीने यहाँ पर देश और प्रदेश से सभी लोग बाबा को जल चढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार और देवस्थानम बोर्ड के द्वारा पर्यटक स्थल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारे धार्मिक स्थलों को खोलने में उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो मेरा देवस्थानम बोर्ड और सरकार से यही अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे धार्मिक स्थलों को खोलें, जिससे भक्तजन बाबा केदार को जल चढ़ाने के लिए आएँ। जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। सभी शिव भक्तों को श्रावण संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से श्रावण मास यहाँ पे जो है प्रारंभ हो चुका है, और लेकिन बड़ा सोचने के विषय है कि सारा पर्यटन स्थान जो है कि उत्तराखंड में खुले पड़े हुए हैं और देव स्थान जो है खाली पड़े हुए हैं। जिस श्रावण मास में बाबा के चरणों में सभी शिव भक्त, लोकल लोग, स्थानीय लोग और यात्री लोग जो गौमुख से जल भर के आते थे और बाबा जी को अर्पित करते थे, आज सरकार के द्वारा और देवस्थानम के द्वारा उनको नीचे रास्ते में रोक दिया जा रहा है। तो ये बड़ी सोचने का विषय है, और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, श्रावण मास में शिव भक्तों को गंगा जल लेकर के जो आते हैं या जो भी दर्शन करने यहाँ पे चाह रहे हैं, उनको यहाँ पे। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से स्थिति खतरनाक होती जा रही है। आज सुबह बागेश्वर जिले में कांडा तहसील के दूरस्थ गांव बास्ती में बादल फटने की घटना से ग्रामीण दहशत में आ गए। अचानक से पहाड़ी से पानी के तेज बहाव के साथ मलबा गिरने लगा। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। उप जिला अधिकारी राकेश चंद्र तिवारी के मुताबिक किसी ग्रामीण या फिर पशु के हताहत होने की सूचना नहीं है। जांच के लिए टीम गांव के लिए रवाना कर दी गई है। प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग और उसके कचरे से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है, जिसके चलते ज्वालापुर विधानसभा के लाम गांव में एक बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है, जो कि उत्तर भारत में सबसे बड़ा और आधुनिक होगा। दरअसल आजकल आमतौर पर देखा जा सकता है कि प्लास्टिक का उपयोग सुबह से शाम तक हर इंसान करता है और उसके कचरे को अक्सर नष्ट किए बिना ही छोड़ देता है, जिसका नुकसान पर्यावरण और आम आदमी के जीवन पर सीधे तौर पर पड़ता है। सरकार भी समय समय पर प्लास्टिक के कचरे को लेकर दिशा निर्देश जारी करती रहती है, लेकिन अब सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक ऐसे प्लांट का निर्माण करवाया, जिसके माध्यम से प्लास्टिक कचरे को नष्ट करके उसे उपयोग में लाया जा सकेगा। यह प्लांट ज्वालापुर विधानसभा के लाम गांव में बनाया जा रहा है। हरिद्वार के कलियर थाना अंतर्गत धनोरी पुलिस चौकी में कलियर थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी ने आगामी ईद उल अजहा को लेकर जनप्रतिनिधियों और चौकीदारों की एक बैठक जो है वो आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा, आगामी ईद उल अजहा का त्योहार शांतिपूर्वक मनना चाहिए। तो साथ ही कहा कि इस साल कोविड-19 को देखते हुए ईदगाह में सिर्फ 5 लोग कोविड नियमों को फॉलो करते हुए नमाज पढ़ सकेंगे। अगर किसी के द्वारा कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसो ने कहा कि आप सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में ध्यान रखना है और अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर असामाजिक तत्व के द्वारा शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश की जाती है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने लाल कुआं कोतवाली पहुंचकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए
विवेचना में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो वहीं लालकुआं कोतवाली के अंतर्गत आने वाली सभी चौकी इंचार्ज और विवेचकों के साथ लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि जो भी विवेचनाधीन अभियोग पंजीकृत हैं, उसकी सभी मामलों में समीक्षा करते हुए जल्द ही निस्तारण के निर्देश दे दिए गए। तो वहीं वांछित अपराधियों को पकड़ने के निर्देश भी दे दिए गए। में यहाँ के विवेचकों का आदेश कक्ष लिया गया है, जिसमें जितने भी विवेचनाधीन अभियोग हैं उनकी समीक्षा की गई है। इसमें किसमें गिरफ्तारी शेष है, किसमें अभी और साक्ष्य इकट्ठे करने, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनको जो संबंधित निर्देश हैं वो दिए गए हैं। साथ में ही जो वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए हैं। अभी तक जो इनका परफॉर्मेंस है वो ठीक है। कुछ विवेचनाएं जो खत्म होने योग्य हैं उनको जल्दी से निस्तारण के लिए कहा गया। लंबित विवेचनाओं में जो हमारे कुछ 420 के अभियोग हैं और साथ में NDPS के अभियोग हैं, जिसमें जो परीक्षण रिपोर्ट है अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है, वो लंबित चल रहे हैं। अदरवाइज जो अन्य मामले हैं उनमें लगभग विवेचनाएं सही टाइम पे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में कोविड कर्फ्यू भले ही हटा हो, लेकिन किसी हद तक सब कुछ अनलॉक जैसा हो गया। दुकानें, बाजार और अन्य कारोबार सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं और यही वजह है कि आपराधिक किस्म के लोग अब सक्रिय हो रहे हैं। जनपद हरिद्वार में लूट, चोरी, डकैती, हत्या जैसे संगीन अपराध के ग्राफ में एकदम से उछाल लाया। तो वहीं इस मामले में आपको बता दें, SSP हरिद्वार का कहना है कि अनलॉक में आपराधिक घटनाएं बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर भी पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और घटनाओं का खुलासा कर रही है। तो साथ ही बॉर्डर के गुप्त रास्तों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और पुलिस फोर्स बढ़ाई जाएगी ताकि जिले में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ये जो आप जो है जो अनलॉकडाउन होने के बाद जो है जो इंटरस्टेट मूवमेंट का जो है कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो पर्यटक जो है जो भी इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हैं, जो हमारा जो सरकार का नियम है कोविड गाइडलाइंस का जो है पालन करते हुए पोर्टल में रजिस्टर करना और RT-PCR 72 घंटे के पहले करना, उस नियम को फॉलो करके आ रहे हैं जो पर्यटक जो आ रहे हैं। लेकिन इस टाइप का गलत काम के लिए आ रहे हैं, वो किसी अन्य माध्यम से जो है किस प्रकार का रूट लेके किसी चोर रास्ते से या जो है किसी प्रकार का आके अंतर घटना का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अभी जो है हम इन सबको चेकिंग का अभियान भी हम जारी रख रहे हैं और बॉर्डर से और जो भी ऐसा रास्ता हमने आइडेंटिफाई कर रखा है वहाँ भी हम फोर्स और CCTV कैमरा का तैनात कर रहे हैं ताकि जो है इस टाइप का कोई सस्पेशन मूवमेंट है उसके ऊपर भी हम अंकुश रख सकें। कोविड और इसका जो है जनरली ये कॉरलेशन हम देखते हैं कि कोविड के बाद अनलॉकडाउन और इस वजह से अपराध बढ़ने का एक संभावना रहता करके एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आपने 2 घटना को जिक्र किया था, एक हरिद्वार का ज्वेलरी का लूट या डकैती है उसको आप जिक्र करते हैं और जो चैन स्नैचिंग का आप जिक्र करते हैं, इन दोनों लोगों के ऊपर पहले से ही बहुत भयंकर आपराधिक इतिहास है। तो इन लोगों का तो पहले से ही क्रिमिनल इंसिडेंस है। ये एक मौका बना के जो ये लोग काम कर रहे हैं, फिर भी जो है हमारा पुलिस सतर्क है, लगातार हमारा चेकिंग का अभियान जो है चल रहा है। तो पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, इसलिए जो है जैसा भी होगा हम इस टाइप के क्राइम को रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और यदि क्राइम घटित किया तो उसको। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड के हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी के बाद आज आम आदमी पार्टी ने देहरादून में एक प्रोग्राम के जरिए प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को यूनिक बिजली गारंटी कोड की ट्रेनिंग, जिसमें आप प्रभारी दिनेश मोहनिया, अध्यक्ष SS कले, वरिष्ठ आप नेता कर्नल कोटियाल, सह प्रभारी राजीव चौधरी समेत पूरे प्रदेश से आए कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान लगभग 350 गाड़ियों को सूबे की 70 विधानसभा के लिए रवाना किया गया। इन गाड़ियों में आपके 10,000 कार्यकर्ता बिजली गारंटी कार्ड समेत कई सामान लेकर अपने अपने विधानसभा के लिए रवाना हुए। उसके लिए क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने यहाँ से आज 350 व्हीकलों को रवाना किया है, जिनका उद्देश्य है प्रदेश में गांव-गांव जाना, शहर-शहर जाना और जो 300 यूनिट फ्री बिजली गारंटी कार्ड है, गारंटी कार्ड को लोगों तक पहुंचाना और उनका रजिस्ट्रेशन करना। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आनंद रावत अल्मोड़ा दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने आज डाइट फील्ड में बालिकाओं को करियर काउंसलिंग और हेल्थ के टिप्स दिए।
जिसमें योगा, शारीरिक व्यायाम के गुर सिखाए गए। कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि पिछले 8 सालों से वे उत्तराखंड में नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जो कि जारी है, और प्रदेश में हजारों की संख्या में शिविर को लगा चुके हैं। शिविर के माध्यम से युवा वर्ग को उनके भविष्य को संवारने के साथ ही इनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सालों से नशे के खिलाफ मुहिम चलाता हूं, तो स्कूलों में जाकर के हम बच्चों को नशे के दुष्परिणाम वगैरह बताते हैं, लेकिन केवल बातों से ना हो करके बच्चों को जो है कोई ना कोई एक अल्टरनेट देना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि अगर बच्चों को मैं उनके करियर से संबंधित जानकारी दूं और उनको उनके जो भी उनका उद्देश्य है जीवन में बनने का, उसमें अगर उनको जानकारी दूं और उनकी मदद करूं, तो इनमें से कुछ बच्चियाँ फौज में भर्ती होंगी, कुछ पुलिस में भर्ती होंगी, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। तो इसी तरीके के लड़के और लड़कियों के बीच में मैं 7-8 सालों से जो है कैंप लगाता रहता हूँ। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मैं कैंप लगाता हूँ। पिछले दिनों सल्ट सियालदे में लगाया था, अभी यहाँ अल्मोड़ा में आया हूँ मैं, और मैदानी क्षेत्रों में भी मैं करता रहता हूँ। उकलकांडा और इस तरफ में भी कार्यक्रम किए थे। तो मेरा जो उद्देश्य है कि हम लड़कियों को सशक्त बनाएं, और जितनी भी वर्तमान में विज्ञप्तियाँ, जैसे अभी भारतीय सेना में लड़कियों की भर्ती निकली है, तो उसकी मैं उनको जानकारी देता हूँ और तैयारी कराता हूँ। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम देश और प्रदेश के खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AN।